हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किसी भी मटेरियल का अगर यंग मॉडुलस निकालना है हमें, तो वो क्या होती है, स्लोप होती है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की। और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास अगर दो मटेरियल हैं और उस पर अगर सेम फोर्स लगाओ और डायमेंशन सेम हो, तो दोनों के जो यंग मॉडुलस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी कि यंग मॉडुलस क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। तो इसका मतलब जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की स्टडी कर रहे थे, फोर्स और डायमेंशंस का इफेक्ट देख रहे थे, तो हमने ये जाना कि हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी को भी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मटेरियल की प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं करेंगे हमें स्ट्रेंथ का पता नहीं लग पाएगा। तो बच्चों, वो जो मटेरियल है उसके बिहेवियर को जानने के लिए हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम को प्लॉट करना है। अब हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही तरीके के मटेरियल होते हैं, एक होता है डक्टाइल, एक होता है ब्रिटल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो डक्टाइल मटेरियल ज्यादातर यूज होता है बच्चों, वो होता है माइल्ड स्टील या सिंपली वी कैन से स्टील, राइट। और जो दूसरा हमारे पास मटेरियल होता है वो होता है ब्रिटल मटेरियल, जिसे हम कहते हैं कास्ट आयरन, राइट। तो जनरली हम जो कहेंगे कि हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, हम माइल्ड स्टील का पहले देखेंगे डक्टाइल मटेरियल में, और फिर हम कास्ट आयरन का देखेंगे ब्रिटल मटेरियल में। तो बच्चों, यहाँ पर शुरुआत करते हैं हेडिंग से। हेडिंग क्या होगी हमारी? हेडिंग होगी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में बच्चों हम बात कर रहे हैं मेनली माइल्ड स्टील की। माइल्ड स्टील क्या है? जिसकी कार्बन की परसेंटेज कितनी है बच्चों? 0.15 से लेके 0.5% तक। ये हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 0.15 से लेके 0.5 तक। अब बच्चों, कैसे? हमने टेंसाइल टेस्ट के लिए क्या करना है? टेंसाइल टेस्ट के लिए हमें स्पेसिमेन बनाना है। तो स्पेसिमेन कैसे बनाएंगे? वही जो मैंने आपको बताया था, राइट। डबल शेप का होता है, इस टाइप का हमें स्पेसिमेन बनाएंगे हम जी। इस टाइप का हमारा स्पेसिमेन होगा। यहां से ये ऐसे चले जाएगा, ये ऐसे चले जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये ऐसे, ठीक है। ये होगा हमारा, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये लेंथ होती है बच्चों, कौन सी होती है? ये होती है गेज लेंथ, राइट। ये आपकी ग्रिप लेंथ होती है, उसको हमें पढ़ना नहीं, हम जान चुके हैं उसको। यहाँ हमने टी फोर्स लगाया हुआ है दोनों तरफ। कौन सा फोर्स लगा हुआ है? टेंसाइल नेचर का फोर्स है बच्चों। ये क्रॉस सेक्शन होगा इसका, राइट। इसका एरिया हम ए मान लेंगे। अब क्या होगा? ये किस में लगेगा? ये यूटीएम में लगेगा। तो यूटीएम में क्या होगा? जॉ जो होंगे वो इसको खींचेंगे, दोनों तरफ से खींचेंगे, तो क्या होगा? स्ट्रेस जनरेट होगी। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को प्लॉट करेंगे। राइट साइड में मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करूंगा, और लेफ्ट साइड में उस जो डायग्राम में पॉइंट्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यहां से मैं शुरू करता हूं। ये बनाया मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, राइट। यहां हमने ले लिया स्ट्रेस और यहां पर हमने ले लिया स्ट्रेन। अब बच्चों, आपको पता है कि स्टार्टिंग में जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स और डिफॉर्मेशन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फोर्स और डिफॉर्मेशन का रेशियो जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। वो क्या होता है? वो यंग मॉडुलस होता है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में कैसा ग्राफ बनेगा? स्टार्टिंग में लीनियर लाइन बनेगी। तो जीरो से जो लाइन पास होगी वो लीनियर लाइन बनेगी, इस तरह की। क्लियर है? ये मेरी प्रोपोर्शनल टू लिमिट होगी, इसे मैंने कहा पॉइंट ए। तो पॉइंट ए जो हुआ बच्चों, वो हुआ मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट, वो हो मेरी प्रोपोर्शनल लिमिट, राइट। और हमें पता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट पे क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है प्रोपोर्शनल लिमिट पे? कि जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? स्ट्रेन। यानी कि जो स्ट्रेस होगी वो होगी कैपिटल E इंटू एप्सिलॉन। ये आपका रिलेशन आ जाता है, जहां पर E क्या होता है? यंग मॉडुलस होता है, और E जो होता है वो स्लोप होती है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब बच्चों क्या करना है? देखो अब क्या होगा, अब मैं इस फोर्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा।
क्योंकि मुझे मालूम है मेरी जो स्ट्रेस होती है वो क्या होगी, स्ट्रेस होगी मेरी सिग्मा इक्वल्स V बाय ए। अब जो भी हम डायग्राम बनाएंगे बच्चों, हम बनाएंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस का डायग्राम। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम एरिया तो वही रखते हैं, ओरिजिनल एरिया। तो अब ये स्ट्रेस कैसे बढ़ेगी, जब हम फोर्स को बढ़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो जब फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेस भी इंक्रीज होती है, बिल्कुल होती है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि जब हम फोर्स बढ़ाते हैं, हमने फोर्स बढ़ाया, हमने क्या करा, फोर्स बढ़ाया, और फोर्स बढ़ाने के बाद हमने फोर्स को हटा लिया। तो जब हमने फोर्स को हटाया तो हमने ये देखा क्या ये मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है, तो हमने देखा बिल्कुल आ रहा है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया बच्चों, कि इस फोर्स की वैल्यू और बढ़ाई। तो जो पहले फोर्स लगा हुआ था उससे ज्यादा फोर्स लगाया और फिर इस फोर्स को हटा लिया। तो फिर हमने देखा ये फिर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, राइट। तो एक फोर्स ऐसा लगा बच्चों, अब क्या हुआ, जब हमने एक फोर्स ऐसा लगाया और जब हमने फिर उस फोर्स को हटाया तो बॉडी ओरिजिनल शेप में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फोर्स ऐसा होगा जिस फोर्स पर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकती है या आएगी, लेकिन अगर उस फोर्स से ज्यादा हम बढ़ा देंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। तो बच्चों क्या होगा कि जैसे जैसे हमने फोर्स बढ़ाया स्ट्रेस बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगी तो यहाँ से क्या हुआ, स्ट्रेस बढ़नी चालू हुई, स्ट्रेस बढ़नी चालू हुई, और यहाँ तक वो मुझे पॉइंट मिल गया जहां तक मेरी बॉडी ओरिजिनल शेप में आ रही थी, राइट। इस पॉइंट के बाद मेरी बॉडी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी, ठीक है। तो बच्चों ये जो पॉइंट है जिसकी बात हम कहते हैं कि जिसकी बॉडी पे इतना फोर्स लगाया जाए या इतनी स्ट्रेस जनरेट हो, इतनी स्ट्रेस जनरेट हो, इतना फोर्स लगाया जाए कि इसके बाद अगर थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा या थोड़ी सी भी स्ट्रेस बढ़ी तो बॉडी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। बच्चों इस पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम स्ट्रेस है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, देखो ये जो स्ट्रेस होगी ये कहलाएगी इलास्टिक स्ट्रेस, ये क्या कहलाएगी, इलास्टिक स्ट्रेस। और जो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होगी उसे कहेंगे हम इसका इलास्टिक स्ट्रेन। तो ये जो इलास्टिक स्ट्रेन है बेसिकली वो क्या करेगा कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन से हम इसको डिनोट करेंगे। डिफॉर्मेशन जो होगा वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, राइट। और जो ये स्ट्रेस होगी ये वाली जो स्ट्रेस होगी उसे हम कहेंगे इलास्टिक स्ट्रेस। क्या कहेंगे, इलास्टिक स्ट्रेस। और ये लिमिट कौन सी हुई, ये लिमिट हुई इलास्टिक लिमिट। तो अब बात आई बी पॉइंट की, बात आई हमारी बी पॉइंट की, ठीक है बच्चों, बात आएगी हमारी बी पॉइंट की। अब यहां हम लिखेंगे पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, इलास्टिक लिमिट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्था की सीमा, प्रत्यास्था की सीमा। अब ये है क्या, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट तक हम फोर्स बढ़ाएं या हमारी जिस पॉइंट तक स्ट्रेस बढ़ाएं और फिर जब उसको हटा लिया जाए तो ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए वो क्या होगी, इलास्टिक लिमिट क्या है बच्चों, इलास्टिक लिमिट क्या है, मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मुझे ये वाला जो फिगर है वो रब करना होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इलास्टिक लिमिट को, यहां आया इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या है, यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कहेंगे इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, it is the maximum stress up to which material will have tendency to recover, और इसको रीगेन भी कह सकते हैं, और रीगेन
to recover or regain its original shape and size when external force is removed। यानी कि जब अब फोर्स हटा दिया जाए, राइट, तो जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हुई थी इलास्टिक लिमिट पे, ठीक है, इतनी स्ट्रेस मैक्सिमम आई, ये वो है कि जिस पे आपकी वही शेप हो सकती है जो पहले थी, कब, जब मैं इस फोर्स को हटा दूं। क्लियर हो गया? तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है? वो मैक्सिमम स्ट्रेस जिस स्ट्रेस तक बॉडी की टेंडेंसी हो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की, जब उससे फोर्स हटा लिया जाए। तो ये समझ में आ गया है, मेरे को लगता है आपको, ठीक है। ये हमारी इलास्टिक लिमिट आ गई, ठीक है, इलास्टिक लिमिट। और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी उसको क्या कहेंगे? इलास्टिक स्ट्रेस। और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगी उसको कहेंगे इलास्टिक स्ट्रेन। क्योंकि हम यहाँ डिफॉर्मेशन को दिखाते हैं स्केल पे, तो मैंने लिख दिया सिग्मा जो होगा ईडी, वो क्या है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो एप्सिलॉन ईडी क्या होगा बच्चों? ये होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और सिग्मा ईडी होगा बच्चों, सॉरी ईएस होगा इलास्टिक स्ट्रेस, इलास्टिक स्ट्रेस। तो इलास्टिक लिमिट आई होप आपको समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं। अब इलास्टिक लिमिट तो हमें समझ में आ गई। अब क्या होगा बच्चों? हम दोबारा से क्या करेंगे? फोर्स को बढ़ाएंगे, हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे, फोर्स को इंक्रीज करेंगे, फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो फिर स्ट्रेस बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अब ये बड़ी 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 अब यहां तक आ गई। क्लियर है? इस पॉइंट को हमने कहा सी नेक्स्ट। अब ये तो समझ में आता है स्ट्रेस बढ़ेगी, जब फोर्स बढ़ेगी तो क्या होगा? स्ट्रेस भी बढ़ेगी। समझ में आ गई बात, राइट। लेकिन फिर ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से अलग कैसे है? वो इसलिए अलग है बच्चों, जब वो फोर्स, जिस फोर्स पे हमारी इलास्टिक स्ट्रेस जनरेट हो रही थी, राइट, वो स्ट्रेस थी जिसने ओरिजिनल शेप को रीगेन करेगी जब फोर्स हटा लेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे? जब उस फोर्स से ज्यादा फोर्स होगा बच्चों, और फिर जब उस फोर्स को हटाएंगे तो मटेरियल जो होगा वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10 किलो न्यूटन पे 10 किलो न्यूटन लगा के जब मैं इस फोर्स को हटा दे रहा था, तब तो वो अपनी डायमेंशन को रीगेन कर लेता था, सपोज उसकी डायमेंशन 50 mm थी। लेकिन जब मैंने जैसे ही 15 किलो न्यूटन का लोड लगाया, तो वो जो 50 mm डायमेंशन थी वो 50 mm नहीं रही, वो 52 हो गई जब मैंने उस 15 किलो न्यूटन को फोर्स को हटा दिया। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब उसमें कुछ परमानेंट स्ट्रेन हो गई। तो यहाँ से हमारा कुछ परमानेंट स्ट्रेन होना शुरू हुआ, कि यहाँ से कुछ परमानेंट स्ट्रेन आनी शुरू हुई। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब हम फोर्स लगाते हैं और जब स्ट्रेस बढ़ती है, तो एक्चुअल में क्या है कि जो परमानेंट स्ट्रेन है, स्ट्रेन का तो कर्व ये है, तो स्ट्रेन तो यहाँ सेट होगी, ठीक है, यहाँ सेट होगी। तो बात समझने की ये है कि बच्चों जो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होगा, ये कितना है? ये तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। ये कितना होगा? ये कितना होगा? अब देखो बच्चों, ये तो इलास्टिक लिमिट थी, ठीक है, और एक पॉइंट ये था बच्चों, ये वो रीजन होता है जिस रीजन में हमें कुछ इलास्टिक बिहेवियर देखने को मिलता है, कुछ प्लास्टिक बिहेवियर देखने को मिलता है। क्या? कुछ इलास्टिक बिहेवियर देखने को मिलता है, कुछ प्लास्टिक। टोटल इलास्टिक नहीं होता, टोटल प्लास्टिक नहीं होता, कुछ सेट होता है परमानेंट, कुछ परमानेंट सेट नहीं होता। तो बच्चों ये जो रीजन होता है, इस रीजन को कहते हैं इलास्टोप्लास्टिक। इस रीजन को क्या कहता है? इलास्टोप्लास्टिक। इस रीजन को हम कहेंगे इलास्टोप्लास्टिक, यानी कि कुछ परमानेंट, कुछ नॉन परमानेंट। प्लास्टिक क्या है बच्चों? प्लास्टिक है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमेशा परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। ठीक हो गई बात? अच्छा, ये पॉइंट हो गया। ये तो अब ये जो स्ट्रेन होगी बच्चों को क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी
इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट, इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा पॉइंट सी डैश होगा, राइट, हमारा जो पॉइंट सी डैश होगा, सॉरी जो रीजन होगा, रीजन बी टू सी डैश, क्या है ये रीजन? ये रीजन है इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक, कुछ परमानेंट कुछ नॉन परमानेंट, क्लियर है। और इस रीजन में जो डिफॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, जिसे हमने कहा ई पी डी, ये होगा इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें दोनों का इफेक्ट दिखने को ज्यादा इलास्टिक का दिखेगा, थोड़ा सा प्लास्टिक का दिखेगा। अब बच्चों आ गए हम पॉइंट सी पे। अब बच्चों पॉइंट सी से हमेशा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि परमानेंट होगा। पॉइंट सी से हमेशा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। तो अब परमानेंट डिफॉर्मेशन कैसे होता है माइल्ड स्टील में, इसको देखेंगे, राइट। ये टोटल टॉपिक जो है मटेरियल साइंस का है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जब हम माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे थे और जब हमने फोर्स लगाया, इस पॉइंट पे हम पहुंचे, इस पॉइंट से हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। लेकिन बच्चों जैसे हमने फिर और फर्दर फोर्स बढ़ाया तो हमने देखा कि ये जो पॉइंट है ये ऊपर बढ़ने की जगह है, क्योंकि फोर्स बढ़ाने से तो स्ट्रेस बढ़ेगी, ये ऊपर बढ़ने की जगह नीचे की तरफ मूव करने लगा, ये यहां मूव करने लगा और यहां आके रुक गया। तो अब ये बड़ी दिलचस्प बात हो गई कि यार ये तो नीचे कैसे आ गया ये। तो इस रीजन में क्या हुआ, ये पॉइंट हमें सी मिला। इस रीजन में क्या हुआ बच्चों, ध्यान से समझना, पॉइंट सी डैश से हम सी पे कैसे पहुंचे। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था भाई स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेस बढ़नी चाहिए थी, ये नीचे कैसे होगी, यानी कि स्ट्रेस इस रीजन में तो घट गई, पहले यहाँ थी ये वाली स्ट्रेस थी, अब ये स्ट्रेस थी, यानी स्ट्रेस तो डिक्रीज हो गई, स्ट्रेस तो घट रही है, लेकिन बच्चों डिफॉर्मेशन तो बढ़ गया, क्योंकि इस पॉइंट तक डिफॉर्मेशन हमारा होगा कुछ ना कुछ, ये तो डिफॉर्मेशन तो बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो यहां हमें ये बात समझ में आया ये कैसे हो रहा है कि आपकी लेंथ तो वो डिफॉर्मेशन तो बढ़ रहा है पर स्ट्रेस कम कैसे हो रही है। तो बच्चों इस फिनोमेना को मैं समझाता हूं कैसे, देखो जो हमने गेज लेंथ बनाई थी ना उसको समझाता हूं क्या होता है। देखो बच्चों इस रीजन में जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है ना, तो जैसे मान लो आपका ये आपका वो क्रॉस सेक्शन एरिया था जो मैंने बनाया था, राइट, ये वो क्रॉस सेक्शन एरिया था। अब ये तो बाहर भी दिखा सकते हैं हम, इसको अंदर दिखाने की जरूरत है, इसको हम बाहर भी तो दिखा सकते हैं इस टाइप से, ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो बच्चों ध्यान से समझना, ये खींच रहा था फोर्स लगाने से, यहां भी फोर्स लगा हुआ था और यहां भी फोर्स लगा हुआ था। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ कि जो बच्चों जैसे मान लो ये आपके ग्रीन्स हैं, यहां आपके ग्रीन्स बैठे हुए हैं इस टाइप से और यहां भी ग्रीन्स हैं इस टाइप से। तो जब ये खींचे तो क्या हुआ बच्चों, जैसे ये जो ग्रीन थे, अब ये ग्रीन जो पास में थे अब ये एक दूसरे से दूर जाने लगे, अब ये यहां की जगह यहां मूव कर गए, ठीक है, और फिर इससे अगले और ज्यादा दूर जाने लगे, ये यहां मूव कर गए। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट के बाद क्या होता है, जो ग्रेन्स होता है बच्चों वो एक दूसरे से बहुत दूर जाने लगते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो ग्रेन्स के बीच का वो डिक्रीज कर जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, दो ग्रेन्स के बीच का वो डिक्रीज कर जाता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ एक सेक्शन लें तो और इस सेक्शन को हम बनाएं तो वो जो सेक्शन होता है ये तो P फोर्स होगा। तो बच्चों जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होगा जिसे मैं FR कह रहा था, ये जो FR होगा क्या रेजिस्टेंस फोर्स, इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो लेस देन होगी P के, वो बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं बराबर होगी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो ग्रेन्स है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे,
जब ग्रेन्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन ग्रेन्स के बीच में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। तो ये जो फोर्स होगा ये इसके बराबर ना होके कम होगा। लेकिन बच्चों जैसे जैसे ग्रेन्स दूर जा रहे हैं वो डिफॉर्मेशन भी हो रहा है, यानी कि लेंथ तो हमारी बढ़ेगी पर इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ग्रेन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका डिक्रीज कर गया, क्योंकि ग्रेन्स के बीच में गैप बढ़ गया, राइट। तो ये जो एफ आर कम हुआ पी से, इसने क्या किया, इसने इस स्ट्रेस को कम कर दिया। एफ आर क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स, और फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ही तो स्ट्रेस होती है बच्चे। तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी कि स्ट्रेस तो हमारा कम हो गया बट स्ट्रेन हमारा बढ़ गया, क्योंकि मूवमेंट तो हो रहा था। तो यहाँ तो ये फिनोमेना हुआ। अब यहाँ से बच्चों सुनना एक बात मेरी, कि जब फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कम हुआ तो क्यों हुआ, रीजन है उसका कार्बन जो फैला हुआ था मटेरियल के अंदर, उसमें कार्बन की स्लीपिंग हो जाती है। इस रीजन में कार्बन की स्लीपिंग की वजह से ऐसा होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटम की वजह से आपके जो ग्रेन्स होंगे वो दूर जाएंगे, जिससे रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, स्ट्रेस हमारी कम होगी, बट स्ट्रेन बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स तो कंटिन्यूअस लग रहा है, राइट। तो ये जो पॉइंट होता है बच्चों, ये जो सी पॉइंट होता है जिससे ये काम स्टार्ट होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन का, उस पॉइंट को कहते हैं यील्ड पॉइंट। क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट। और ये जो रीजन है सी डैश से लेके सी तक, ये रीजन कहलाता है यील्डिंग रीजन। ये रीजन कहलाता है यील्डिंग रीजन। और जो ये फिनोमेना मैंने आपको समझाया कि ग्रेन्स जब दूर जाते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम हो जाती है। इस पूरे फिनोमेना को कहते हैं यील्डिंग। क्या कहते हैं, यील्डिंग। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो बच्चों ये जो पॉइंट सी है इसको हम कहेंगे यील्ड पॉइंट। क्या कहेंगे, अब सी पॉइंट पे आएंगे, सी डैश पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट। अब किसी ने पूछा यील्ड पॉइंट होता क्या है, तो हम बोलेंगे यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है, इट इज द पॉइंट from where plastic deformation will starts. Plastic deformation will start. Clear है, will start. यील्ड पॉइंट क्या पॉइंट होता है बच्चों, यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो। क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर यहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ और नीचे तक आ गए हम। तो बच्चों ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं मुझे, ये सी, ये भी यील्ड पॉइंट होता है, इसको भी यील्ड पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ तक ये फिनोमेना होता है कौन सा, यील्डिंग का। कहाँ तक, कौन सा, यील्डिंग का। तो इस बच्चों सी जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, और जो सी डैश होता है उसे कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, राइट। और यील्डिंग किस वजह से होती है, यील्डिंग होती है कार्बन के स्लिपिंग की वजह से। तो सी डैश तो पॉइंट हो गया। अब सी डैश जो पॉइंट जिसे हम यील्ड पॉइंट कह रहे थे, तो बेसिकली वो पॉइंट कौन सा बच्चों, वो है अपर यील्ड पॉइंट। क्या है, अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं किस पॉइंट की, पॉइंट सी की। पॉइंट सी क्या होगा, पॉइंट सी है लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। क्लियर है, पॉइंट सी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट, राइट। और जो ये सी डैश से लेके सी तक जो भी फिनोमेना हुआ है, राइट, जो भी फिनोमेना हुआ है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यील्डिंग। क्या कहते हैं, यील्डिंग। और बच्चों यील्डिंग किस वजह से होती है, यील्डिंग होती है ड्यू टू स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटम्स, ड्यू टू स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटम।
क्लियर है पॉइंट? ठीक है, एक एक पॉइंट आप लिखते चलेंगे, मैं एक्सप्लेनेशन राइट साइड में दे रहा हूं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसके बाद क्या होता है, फोर्स फिर बढ़ाते हैं। फोर्स जो होता है उसको फिर इंक्रीज करते हैं। तो फोर्स इंक्रीज करते हैं तो यहाँ एक छोटा सा रीजन आता है, बिल्कुल छोटा सा, माइनर सा। ये वो डिफॉर्मेशन होता है बच्चों जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता लगता है क्यों होता है। एकदम झटके से होता है, जरा सा स्ट्रेस इसमें कांस्टेंट रहती है, स्ट्रेस नहीं इसमें चेंज होती, क्योंकि कोई भी एरिया में चेंजेस नहीं आते हैं यहाँ पर। कोई भी जो ग्रेन्स है वो उसका जो मूवमेंट होता है वो होता नहीं है यहाँ। तो एकदम हल्का सा जर्क आता है, उसके बाद ये चीजें होती हैं। अब ये जर्क क्यों आता है, जो मैंने समझा है, मैंने बुक्स में भी पढ़ा हुआ है, बहुत बुक्स में पढ़ा है, तो जो मैंने समझा ये जर्क क्यों आता है उसका कारण ये होता है बच्चों। आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक बस है, उसमें बहुत सारे आदमी बैठे हैं, राइट, और फिर वो जो आदमी बैठे हैं वो अचानक से खड़े हो जाते हैं, खड़े होके मूव करने लगते हैं, खड़े होके मूव करने लगते हैं। अब बस वाले ने क्या किया, बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दिए, तो क्या होगा, जितने भी व्यक्ति होंगे सारे के सारे आगे की तरफ जाएंगे, सारे के सारे आगे की तरफ जाएंगे। ऐसा ही ग्रीन्स के साथ भी होता है कि जब फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाते लगते ग्रीन जो है, ग्रीन जो होता है वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। पीछे से एक ग्रेन आ रहा है, फिर दूसरा पीछे से ग्रेन आ रहा है, फिर एक दूसरे से टकराने लगते हैं। क्यों लगते हैं टकराने, अब ये बात समझने की है। वो इसलिए टकराते हैं बच्चों, ग्रीन जो होते हैं वो ग्रीन बाउंड्रीज बनाते हैं, राइट, उनकी एक बाउंड्री होती है, ठीक। और जो बाउंड्री दोनों से डिफर होगी, एक ग्रीन की दूसरे ग्रीन से, वो बाउंड्री कुछ ना कुछ बैरियर बनाएगी। ये जो बैरियर होते हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं डिसलोकेशन। मटेरियल साइंस में क्या कहते हैं, डिसलोकेशन। और ये जो डिसलोकेशंस हैं ये एक तरह से बैरियर होता है। अगर आप सपोज भाग रहे हो और बीच में कुछ आ जाए तो आपको रुकना पड़ेगा ना सडनली, राइट। तो वही फिनोमेना होता है, एकदम से बहुत सारे डिसलोकेशन क्रिएट होते हैं जिससे ग्रेन का मूवमेंट रुक जाता है। तो जब ग्रेन का मूवमेंट रुक जाता है तो एक साथ बहुत सारे ग्रेन जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं। जब एक साथ बहुत सारे ग्रेन कलेक्ट हो जाते हैं तो इस समय में जब तक वो ग्रेन कलेक्ट नहीं होते तब तक स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होता, लेकिन डिफॉर्मेशन हो रहा होता है, इसलिए हल्का सा जर्क आता है डिफॉर्मेशन का। क्लियर है, ठीक। ये किस वजह से आता है, ये आता है ड्यू टू डिसलोकेशन। किस वजह से, ड्यू टू डिसलोकेशन, ग्रेन यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। अब जब ग्रेन बहुत सारे कलेक्ट हो गए, अब फोर्स आप लगाओगे तो आप खुद सोचो, अगर ग्रुप में कुछ चीजें हैं तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा। ग्रुप्स में अगर बहुत सारी चीजें हैं तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा। सिंगल चीज को तोड़ना बड़ा आसान होगा, एक लकड़ी है उसको तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन अगर लकड़ी का पूरा बंचेस है उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो यही फिनोमेना मेटल में होता है कि जब ग्रेन इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसी फोर्स पे वो क्या करते हैं, उसी फोर्स पे उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है। तो बच्चों ये जो ग्राफ है फिर बढ़ने लगता है, फोर्स हम बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ये बढ़ने लगता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे ये मैक्सिमम हो जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे ये मैक्सिमम होता है, राइट। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट पूरे ग्राफ का सबसे ऊंचा पॉइंट होता है स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग, यानी कि स्ट्रेस इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इस पॉइंट को कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट। क्या कहते हैं, अल्टीमेट पॉइंट। क्या कहते हैं, अल्टीमेट पॉइंट। और ये पॉइंट हमारा हो जाता है डी डैश, इसको हम लिखेंगे डी डैश। क्लियर है। और बच्चों ये जो रीजन होता है डी से डी डैश, ये रीजन कहलाता है स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग वर्ड से ही पता चल रहा है, स्ट्रेन हार्डनिंग, बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रेन हो रहा है, बहुत कम स्ट्रेन होगा, हार्डनेस बहुत ज्यादा होगी इस पॉइंट पे, क्योंकि ग्रेन्स कलेक्ट हो गए तो एकदम से शार्प इंक्रीज होगा स्ट्रेस में। क्लियर है, फोर्स बढ़ाने में। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट होगा डी से डी डैश, इसको कहेंगे हम स्ट्रेन हार्डनिंग। डी से डी डैश क्या होगा, ये होगा स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग, इस पे क्या होगा बच्चों, शार्प इंक्रीज आएगा स्ट्रेस का और स्ट्रेन का इतना इंक्रीज नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात। वर्क हार्डनिंग भी कहते हैं कभी कभी इसे मटेरियल साइंस में। अच्छा बच्चों, अब क्या होगा, इसके बाद
अब मटेरियल में जब स्ट्रेन हार्डनिंग हो गई है तो बहुत ज्यादा फोर्स की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस जनरेट हो गया है, तो अब मटेरियल क्या होगा, मटेरियल बहुत तेजी से डिफॉर्म करेगा क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, राइट। तो अब आपको मैं नेकिंग फिनोमेना समझाने जा रहा हूँ। यहाँ से नेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी नेकिंग क्या होती है बच्चों, देखो नेकिंग होती है इस तरह की, जैसे मान लो ये आपका मटेरियल था उस समय, ये इस तरीके का पीस बनाया था हमने बीच में से, ये हमारा पी फोर्स था, ये भी हमारा पी फोर्स था। तो नेकिंग फिनोमेना समझते हैं। नेकिंग फिनोमेना क्या होगा बच्चों, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाओ, ये पी फोर्स हो गया, ये भी यहाँ पी फोर्स हो गया। नेकिंग फिनोमेना क्या होगा बच्चों, ये बीच में से टूटने लगेगा, ये यहां से बीच में से टूटने लगेगा, इस टाइप से नेकिंग होगी, राइट। इस टाइप से टूटने लगेगा, ये खींचेगा तो बीच से ही, ठीक है। यहां पर इसकी क्रैक जनरेट होगा, इस जगह पे इसकी क्रैक जनरेट हो जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, नेकिंग किसे कहते हैं, ये जो एरिया होता है, ये नेक जैसा गर्दन जैसा बन रहा है ना, इसको नेकिंग एरिया कहते हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये कैसे ब्रेक होगा, इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा, ये इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से ब्रेक होगा, समझ में आ रही है बात, किस टाइप से ब्रेक होगा, ये इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा, ये पी फोर्स लगेगा, यहाँ भी पी फोर्स लगेगा। तो बच्चों ये जो ये है, ये एरिया, ये कहलाता है नेकिंग। क्या कहते हैं इसको कहते हैं नेकिंग। अब यहाँ नेकिंग में क्या हुआ, देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत तेजी से डिफॉर्मेशन होगा। जब बहुत तेजी से डिफॉर्मेशन होगा तो ग्रेन जो है वो उस फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ स्ट्रेस बहुत तेजी से कम हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो स्ट्रेस बहुत तेजी से कम होगा और यहाँ आके मटेरियल जो है वो टूट जाएगा। तो ये होगा मेरा फ्रैक्चर पॉइंट, ये होगा मेरा फ्रैक्चर पॉइंट, राइट। और बच्चों ये जो रीजन होगा, इस रीजन को हम कहेंगे नेकिंग। इस रीजन को क्या कहेंगे, इस रीजन को कहेंगे नेकिंग। ये है हमारा नेकिंग रीजन। क्लियर हो गई बात क्लियर होगी। तो अगर हम माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाए, डॉट डॉट लाइन जो बनाई थी, ये बनता है कुछ ऐसा, ये बनता है इस टाइप का। क्लियर है बात, ये आपका माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना। अब बच्चों इसमें देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अब मैं इसको दोबारा बनाऊंगा, राइट, क्योंकि बोर्ड जो है वो छोटा है बच्चों, इसलिए डायग्राम में बड़ा करता तो मैं कैसे समझाता, मैं समझा नहीं पाता ना फिर, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डायग्राम छोटा बनाना पड़ा। अब मैं बड़ा बनाऊंगा, आपको सब समझ में आएगा। अभी तक तो मैंने आपको फिनोमेना समझाया था कि क्या हो रहा है। अब ये स्ट्रेस है, ये मेरी स्ट्रेन है, ठीक है। अब डायग्राम जो बना था वो कैसा बना था बच्चों, वो बना था ऐसा, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्या था मेरा, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था बी, ये था मेरा सी डैश, ये था सी, ये था डी, ये था डी डैश, और इसको आप ई कह सकते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। अब बच्चों समझना देखो ध्यान से, ठीक है। अब इस डायग्राम में बी क्या था, बी थी इलास्टिक लिमिट, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट। फिर ये जो बी से सी डैश में था, इसको सीधा बनाओ, फिर ये जो बी से सी डैश था, यही तो था बी से सी डैश, क्लियर है। बी से सी डैश क्या था, ये था मेरा इलास्टोप्लास्टिक, तो इसको हम कहेंगे इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और यहां से मेरा क्या शुरू हुआ, यहां से मेरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हुआ, तो बच्चों यहां से लेके फ्रैक्चर तक ये कहलाएगा मेरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट। अच्छा बच्चों इस पे अब ध्यान दें, क्या ये जो रीजन है, ये रीजन क्या होगा,
ये रीजन होगा इलास्टिक रीजन, ठीक। और यहां से लेके फ्रैक्चर तक ये होगा मेरा प्लास्टिक रीजन, ये होगा मेरा प्लास्टिक रीजन। ठीक हो गया बच्चों। हाँ बच्चों, ये जो चीज होती है ये हो गया एक ये हुआ, दो रीजन बनेंगे। ये हो गया मेरा स्टेन हार्डनिंग, और ये जो हो गया ये हो गया मेरा नेकिंग, ये हो गया मेरा नेकिंग रीजन। ठीक है बच्चों, ये हमें माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर बच्चों दो पॉइंट है, एक तो पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, क्लियर है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इस पॉइंट को क्या कहते हैं, डी डैश पॉइंट को क्या कहते हैं, डी डैश पॉइंट कहलाता है अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, राइट। अल्टीमेट पॉइंट इसलिए क्योंकि यही पॉइंट ऐसा है जो मैक्सिमम है। तो बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसको कहते हैं सिग्मा अल्टीमेट। क्योंकि टेंसाइल है तो यूटी से दिखाते हैं, सिग्मा अल्टीमेट। टेंसाइल है तो यूटी से दिखाएंगे। दूसरा, ये दो ही तो मैक्सिमम पॉइंट मिल रहे हैं, लोअर रेंज में मुझे ये मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, अपर रेंज में मुझे ये मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है। तो बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगी वो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, ये जो स्ट्रेस है वो तो अल्टीमेट टेंसाइल है, ठीक है। इसको यूटी से दिखाते हैं, इसको दिखाएंगे सिग्मा, क्योंकि यील्ड पॉइंट था, इसे दिखाएंगे यील्ड टेंसाइल, सिग्मा यील्ड टेंसाइल। तो बच्चों यहां से एक बात समझ में आई क्या, कि जो माइल्ड स्टील है उसकी स्ट्रेंथ दो होती है, एक स्ट्रेंथ होती है यील्ड स्ट्रेंथ, एक होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। दो ही तो मुझे मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, समझ में आ रही है बात। तो दो स्ट्रेंथ होती है इसकी डक्टाइल मटेरियल की। अब आपने ये नहीं सोचा कि सर ने स्ट्रेस को स्ट्रेंथ कैसे बना दिया, स्ट्रेस को स्ट्रेंथ कैसे बना दिया। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना, स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ मटेरियल की वो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ मटेरियल की वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिस पर मटेरियल अपना फंक्शन कर सके विदाउट फेलियर और फ्रैक्चर, विदाउट फेलियर और फ्रैक्चर, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ वो स्ट्रेस है किसी मटेरियल की जिसपे मटेरियल प्रॉपर फंक्शन कर सके, जिस फंक्शन के लिए वो बनाया गया है विदाउट फेलियर और फ्रैक्चर, ठीक। अब देखो मैंने क्यों इसे स्ट्रेंथ बोला, स्ट्रेंथ इसलिए बोला कि बच्चों ये जो पॉइंट है ना सी डैश और ये जो पॉइंट है डी डैश, ये फेलियर पॉइंट कहलाते हैं डक्टाइल मटेरियल के। क्या कहलाते हैं, फेलियर पॉइंट कहलाते हैं डक्टाइल मटेरियल के, राइट। फेलियर पॉइंट कहलाता है डक्टाइल मटेरियल। क्यों कहलाता है फेलियर पॉइंट, क्योंकि वो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है जिस स्ट्रेस पर डक्टाइल मटेरियल का जो स्पेसिमेन है वो अपना प्रॉपर फंक्शन करता है विदाउट फेलियर और फ्रैक्चर, राइट, विदाउट फेलियर और फ्रैक्चर। यहाँ हम इसको फेलियर स्ट्रेस भी कहते हैं क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज कर रही है, यानी कि यहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। जब यहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ तो अब ये मेरी मर्जी है क्या, कि अगर किसी मटेरियल में मैं परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं चाहता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने डिजाइन किया किसी मटेरियल पे कि मैं परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं चाहता हूँ। तो बच्चों परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर मुझे नहीं चाहिए तो मुझे इस पॉइंट तक नहीं पहुंचना है, तो इसीलिए मैंने इसे फेलियर पॉइंट कहा कि ये पहला पॉइंट होगा जिसपे मेरा फेलियर माना जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से ही परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। इसीलिए हमने कहा ये यील्ड स्ट्रेंथ है, T फॉर टेंसाइल। यहाँ पर अभी ये यील्ड टेंसाइल है लेकिन हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। अब बच्चों यहाँ पर आ गया अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो मटेरियल है, अब मेरा दूसरा क्राइटेरिया क्या, अब मेरा दूसरा क्राइटेरिया मैं चाहता हूँ मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस कौन सी हो सकती है, मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है, वो यही तो है। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है, वो यही है। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी भी मटेरियल में स्ट्रेस की वैल्यू इस स्ट्रेस से ज्यादा ना आए तो मैं देखूंगा कि मेरी अल्टीमेट टेंसाइल क्या है।
तब मैं देखूंगा मेरी अल्टीमेट टेंसाइल क्या है। इसीलिए ये दो स्ट्रेंथ मानी जाती है इसकी माइल्ड स्टील की, राइट। फेलियर स्ट्रेस है, ये ध्यान रखना बच्चों, ये फ्रैक्चर नहीं, फ्रैक्चर यहाँ पर होता है, मटेरियल यहाँ टूटता है। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कुछ और होती है, फेलियर स्ट्रेस कुछ और होती है। फेलियर स्ट्रेंथ वो होती है जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो, तो ये मेरी फेलियर स्ट्रेंथ हुई कि मुझे इससे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट नहीं करनी, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्ट्रेस से ज्यादा जनरेट ना हो, तो मैं इसको देखूंगा, तो ये मेरी दूसरी फेलियर स्ट्रेंथ हुई, राइट। लेकिन इन दोनों पॉइंट पे मटेरियल टूट नहीं रहा है, फ्रैक्चर यही जाके हो रहा है नेकिंग के बाद। तो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कुछ और होती है, फेलियर स्ट्रेंथ कुछ और होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तो अगर स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हम लिखें तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं आपको, आपके पास वीडियो होगा, आप नोट करके लिखना। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट फेलियर एंड फ्रैक्चर, राइट। तो इस जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी डिक्टेट करी, आप उसको नोट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या फॉर्मूले हमारे इसमें निकलेंगे, राइट। ये हमें देखना है क्या क्या फॉर्मूले हमारे इसमें निकलेंगे। तो यहां हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला रिगार्डिंग दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। यहां नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला रिगार्डिंग दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, राइट। देखो, सबसे पहले हमारा फेलियर पॉइंट क्या था? सबसे पहला फेलियर पॉइंट था हमारा यील्ड पॉइंट, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ। दूसरा था हमारा क्या? फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, ठीक है। एक हमारा इलास्टिक लिमिट वाला भी है, वहां पर हम इलास्टिक स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं कि इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी। फिर फ्रैक्चर स्ट्रेंथ क्या है हमारी, ये देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे परसेंटेज रिडक्शन एरिया क्या हुआ, ठीक है। फिर हम देखेंगे परसेंटेज इलॉन्गेशन कितना हुआ। ये सब चीजें हम इस फॉर्मूले में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो देखो, सबसे पहला आएगा इलास्टिक स्ट्रेंथ। इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों? इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी, राइट, या जो लोड होगा इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग। स्ट्रेंथ क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया था क्या, स्ट्रेस ही होती है। तो इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इलास्टिक स्ट्रेंथ है, इसको हम ES से लिखेंगे। इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ये होगी हमारा लोड करस्पॉन्डिंग इलास्टिक लिमिट, लोड करस्पॉन्डिंग इलास्टिक लिमिट डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, क्लियर है? यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ये होगी हमारी इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो भी लोड है और आपका ओरिजिनल एरिया, उसका जो रेशियो होगा वो होगी इलास्टिक स्ट्रेंथ, ठीक। ये होगी हमारी इलास्टिक स्ट्रेंथ। इलास्टिक स्ट्रेंथ हमने निकाल ली बच्चों, ठीक। सेकंड निकालेंगे यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों? हम कहेंगे सिग्मा YS यील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या होगी? ये होगी लोड करस्पॉन्डिंग क्या? यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी आपका लोड होगा, लोड करस्पॉन्डिंग यील्ड पॉइंट डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ जो होगी बच्चों वो हो जाएगी आपकी कि लोड जो होगा यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया। ठीक होगा ये बात समझ में आ गई। यील्ड स्ट्रेस, इलास्टिक स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ हमने निकाल ली, ठीक है। थर्ड क्या आएगा? थर्ड आएगी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। थर्ड होगी हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ।
थर्ड यानी कि सी पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कहेंगे हम, ठीक है, सिग्मा यूएस। कभी कभी बच्चों इसको दूसरे उससे भी जानते हैं, हम कहते हैं स्ट्रेंथ कौन सी, अल्टीमेट टेंसाइल, ये भी कह सकते हैं हम, स्ट्रेंथ कौन सी, अल्टीमेट टेंसाइल, कभी कभी ऐसे भी शो करते हैं, राइट। ये क्या होगी, लोड हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग अल्टीमेट पॉइंट, क्या होगा, लोड एट, ऐसे लिख सकते हैं, लोड एट अल्टीमेट पॉइंट, राइट, डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, राइट। तो जो सिग्मा यूएस होगा, सिग्मा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और हम ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ कौन सी, अल्टीमेट टेंसाइल क्या होगी, लोड किसपे, अल्टीमेट पॉइंट पे डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया। ये हो गया, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्या आएगा, फोर्थ आएगा आपका फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, और रप्चर स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, राइट, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, रप्चर स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, लोड एट फ्रैक्चर पॉइंट, लोड एट फ्रैक्चर पॉइंट डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया। आप अपनी कॉपी में एक बात नोट करके लिखेंगे, हर जगह ओरिजिनल एरिया लिया मैंने, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग स्ट्रेस की, यानी कि जो हमने अभी ग्राफ बनाया है या डायग्राम बनाया है स्ट्रेस स्ट्रेन का, वो क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस का है। ध्यान रखना, वो ट्रू स्ट्रेस का नहीं है, ट्रू स्ट्रेस का ग्राफ अलग तरीके का होता है, ठीक है। तो हम इसको कह देंगे स्ट्रेंथ कौन सी, फ्रैक्चर, ये क्या होगा, लोड किस पे, फ्रैक्चर पॉइंट पे डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा आ गया फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, पॉइंट क्लियर है बच्चों, ठीक है। अच्छा, पीछे जो मैंने लिखवाया था यील्ड स्ट्रेंथ, हमने लिखा लोड करस्पॉन्डिंग यील्ड पॉइंट, कौन सा यील्ड पॉइंट, अपर पॉइंट कि लोअर पॉइंट, बच्चों वहां लेते हैं अपर यील्ड पॉइंट, क्या लेते हैं, अपर यील्ड पॉइंट, ध्यान रखना इस चीज का, हम लेते हैं अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। मैं नोट करके लिखवा देता हूं, अभी आप भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ चारों में हमने क्या लिखा, कि जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, कि यहाँ पर एक बात हम कह सकते हैं क्या, जो यील्ड स्ट्रेंथ है बच्चों, यील्ड स्ट्रेंथ, उसको हम SYT भी कह सकते हैं, सिग्मा YS तो बोलते ही हैं, SYT भी कह सकते हैं। SYT का मतलब है स्ट्रेंथ यील्ड टेंसाइल, स्ट्रेंथ यील्ड टेंसाइल क्या होगी, वो होगी हमारा लोड किस पॉइंट पे, लोड एट अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, अब डी तक हो गया था। ई कौन सा होगा बच्चों, परसेंटेज इलॉन्गेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या होगा, ये होगा फाइनल लेंथ डिवाइड इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ डिवाइड इनिशियल लेंथ, ठीक, इनटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगी, क्लियर है। यानी कि परसेंटेज ऑफ इलॉन्गेशन डेल्टा L बाय L कितना आ जाएगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ इनटू 100। तो ये होगा हमारा परसेंटेज ऑफ इलॉन्गेशन,
ठीक हो गई बात। लास्ट इसमें फॉर्मूला आता है बच्चों, लास्ट फॉर्मूला आता है परसेंटेज रिडक्शन एरिया। क्या आता है? परसेंटेज रिडक्शन एरिया। लास्ट आता है एफ, क्या? परसेंटेज रिडक्शन एरिया। क्या होगा परसेंटेज रिडक्शन एरिया? होगा फाइनल एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया डिवाइड बाय इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया क्या होगा बच्चों? वो एरिया जो फ्रैक्चर पॉइंट पे होगा, वो एरिया जो फ्रैक्चर पॉइंट पे होगा उसे हम फाइनल एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज रिडक्शन एरिया डेल्टा ए डिवाइड बाय ए। ये हो जाएगा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डिवाइड बाय इनिशियल एरिया इनटू 100। ये आपका हो जाएगा परसेंटेज रिडक्शन एरिया। ये जो 6 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों में इसमें क्वेश्चन बन सकता है। सारा फिनोमेना मैं आपको समझा चुका हूँ। यील्ड पॉइंट क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है, यील्ड पॉइंट पे क्या होता है, यील्डिंग क्या होती है। क्लियर है? मटेरियल साइंस में ये जो टॉपिक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आता है क्योंकि हमें मटेरियल की स्टडी करनी है। तो हमें यहाँ ये भी पता लगा कि जो माइल्ड स्टील है बच्चों, उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो कौन सा होगा? एक होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दूसरा इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तीसरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। बात समझ में आई? तो यहाँ हमें कुछ बातें नोट करके लिखनी है मटेरियल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो हमें डक्टाइल मटेरियल की क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, चलो मैं आपको जब डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल से कंपेयर कराऊंगा तब इकट्ठा आपको उसका हम करवा दूंगा, इकट्ठा ही लिखवा दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, हो गया आपका, और आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया। अब हम जरा ब्रिटल मटेरियल का भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख लेते हैं कि ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल देखो कैसा होता है। सेम फिनोमेना है, सेम स्पेसिमेन बनेगा, उसको बार बार बनाने की जरूरत तो है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। ये स्ट्रेस है मेरी, ये स्ट्रेन है, यहाँ तक तो सेम रहेगा क्योंकि ये क्या है मेरी प्रोपोर्शनल लिमिट। बच्चों जो ब्रिटल मटेरियल होता है ना, ये कभी खिंचता नहीं है, ये कभी खिंचता नहीं है। इसका जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है वो ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कोई यील्डिंग नहीं होती, इसमें यील्ड पॉइंट होता नहीं, ऐसा कह देंगे। इसमें क्या आएगा, जैसे ही थोड़ा सा आपने फोर्स लगाया एकदम खींचेगा और एकदम से अल्टीमेट पॉइंट आके एकदम से टूट जाएगा। ब्रिटल मटेरियल में ऐसा होता है। तो बच्चों ये अगर प्रोपोर्शनल टू लिमिट है, फिर इलास्टिक लिमिट आएगी और एकदम से फ्रैक्चर पॉइंट आएगा और यहीं पर ये ब्रेक कर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है आपका। ठीक है, और ब्रिटल मटेरियल की बात कर रहे हैं तो कौन सी बात कर रहे हैं? कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं, कास्ट आयरन की। राइट, तो ये कास्ट आयरन का डायग्राम है। किसका है? कास्ट आयरन का। तो ये जो पॉइंट है ये प्रोपोर्शनल टू लिमिट हो जाएगी, ये इलास्टिक लिमिट हो जाएगी, ये मेरा अल्टीमेट पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है, तो बच्चों ए पॉइंट क्या होगा? ए पॉइंट है मेरा प्रोपोर्शनल टू लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। राइट, ए पॉइंट मेरा क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। बी है मेरी इलास्टिक लिमिट, बी है मेरी इलास्टिक लिमिट। सी पॉइंट हो गया मेरा अल्टीमेट, अल्टीमेट पॉइंट, और जो डी पॉइंट है मेरा वो है मेरा फ्रैक्चर पॉइंट।
डी पॉइंट हो गया मेरा फ्रैक्चर पॉइंट। ये कास्ट आयरन में होता है, ये बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है, इसका यंग मॉडुलस इतना नहीं होता, राइट। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है कास्ट आयरन की और जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ होती है वो लगभग बराबर होती है, बहुत माइनर सा फर्क होता है इनमें, ठीक है। अच्छा ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक। और बच्चों ये जो रीजन है ये बहुत छोटा रीजन होता है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में कभी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता ही नहीं। ब्रिटल मटेरियल में हमेशा इलास्टोप्लास्टिक होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन होने ही वाला होता है तभी ये ब्रेक कर जाता है। तो ये जो रीजन होता है ये वाला रीजन, ठीक है, ये रीजन कहलाता है इलास्टोप्लास्टिक। क्या इलास्टोप्लास्टिक, ये इलास्टिक है, तो ये जो स्ट्रेन होगा ये क्या आ जाएगा, ये जो स्ट्रेन होगा ये आ जाएगा मेरा इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें होता नहीं, कास्ट आयरन में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता नहीं, क्लियर है, ठीक है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। अल्टीमेट जो पॉइंट होता है वो लगभग फ्रैक्चर पॉइंट के बराबर ही होता है, यील्ड पॉइंट होता नहीं, तो इसकी एक ही स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ब्रिटल मटेरियल में कास्ट आयरन की जो स्ट्रेंथ होती है वो एक ही होती है बच्चों, कौन सी, SUT, एक ही स्ट्रेंथ होती है SUT। अभी हम टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं SUT। कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो SUC लिखेंगे, ठीक है। शेयर टेस्ट करेंगे तो SUS लिखेंगे, क्लियर हो रही है बात। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा ये सारी वैल्यूज। तो हमें ब्रिटल मटेरियल में समझ में क्या आया, ब्रिटल मटेरियल में समझ में आया कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो लगभग फ्रैक्चर स्ट्रेंथ के बराबर होती है, क्लियर होगी पॉइंट, ठीक है। और इसमें डिफॉर्मेशन जो होता है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, क्लियर है पॉइंट। तो बच्चों आज हमने दोनों का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा, डक्टाइल मटेरियल का भी और ब्रिटल मटेरियल का भी। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे कैसे। अभी हमने इसमें फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास जो बचा है वो ये बचा है, एक तो इन दोनों का कंपैरिजन करना है, डक्टाइल मटेरियल का ब्रिटल मटेरियल का, और हमें लोडिंग और अनलोडिंग कंडीशंस देखनी है। कब, जब लोडिंग होती है तब उसमें क्या ग्राफ बनता है, और जब अनलोडिंग होती है तो उसमें क्या ग्राफ बनता है, और डिफरेंट मटेरियल को हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के डायग्राम देखना है। तो छोटी सी चीज बची हुई इसमें चैप्टर में, ठीक है। आई होप ये नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच।